एक बार फिर स्वागत है आपका रुद्र क्लास में। मैं मंगल मुकेश सैन। और जैसा कि हमने अभी तक हमारा जो वर्णमाला का जो क्लास थी वो खत्म कर दी है, आज उस वर्णमाला क्लास के हम कुछ प्रश्न हैं वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, प्रश्न को सही करने का तरीका क्या है, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, अब आपके सामने कुछ प्रश्न है। तो सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं हमारा कौन सा है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या कहा है ध्यान से, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। और यह प्रश्न पूछा गया था वरिष्ठ अध्यापक हिंदी 2018 के अंदर। इसने पूछा है नहीं है। पहले तो ये ध्यान रखना है अपने, इसने पूछा है नहीं है, इसका मतलब है कि 3 सही और 1 ही गलत है अपना। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी के अंदर हम प्रश्न को पढ़ते हैं तो गलत पढ़ देते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी पहला ही आपको सही मिलेगा लगभग, और आप उसी को टिक कर देंगे। पहले गलती तो हमें ये नहीं करनी, जब तक हम 4 ऑप्शन पर न पहुंच जाए हमने अपना उत्तर नहीं निकालना है। 4 ऑप्शन देखने जरूर है, वो क्या कह रहा है। प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है ए कंठ ध्वनि है। क्या ये सही है कथन या गलत है? ए कंठ ध्वनि है, तो ध्यान दें ए कंठ ध्वनि ही है। सूत्र याद किया होगा, अकु है विसर्ग कंठ है, ए आ क वर्ग है वाइजाज विसर्ग कंठ से उच्चरित होती है। तो ये कथन हमारा क्या है, सही है। इसका मतलब है ये हमारा उत्तर नहीं है। जो उत्तर नहीं होना उसको क्रॉस कर दो, और जो लगता है कि ये उत्तर हो सकता है तो उसको एक बार छोड़ दीजिए। बात सही है परिश्रम करने का। आ दीर्घ स्वर है, आ दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ है, बड़ी ई, दीर्घ ई से बोलोगे, दीर्घ ऊ, 3 ही हैं। कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इन्हें दीर्घ स्वर माना जाता है। तो कथन क्या कहता है, आ दीर्घ स्वर है, तो ये भी कथन क्या है, सही है। तो हमारा उत्तर नहीं है। ई मूल स्वर है। तीसरा कथन क्या कहता है, ई मूल स्वर है। तो हमें पता होना चाहिए, पता है भी, हमने यदि क्लास ढंग से लगाई है, मनन किया है। मूल स्वरों की संख्या 4, ए, ई, उ, री। इसने कहा ई मूल स्वर है, तो ए, ई मूल स्वर में आती है। तो हमारा ये कथन भी क्या है, सही है। हमारा ये भी उत्तर नहीं है। उसके बाद ध्यान दो, दीर्घ ई संयुक्त स्वर है। पहली बात तो उत्तर तो हमें मिल गया, क्योंकि ये तीनों कथन सही है। उसने पूछा है कथन सही नहीं है, उत्तर तो यही है, किंतु चारों उत्तर हमें पता होना चाहिए उत्तर गलत होने का कारण क्या है। दीर्घ ई को इसने कहा है संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर 4 होते हैं। किसे कहते हैं? दो स्वरों से मिलकर बनते हैं। जिस प्रकार संयुक्त व्यंजन है उसी प्रकार क्या है, संयुक्त स्वर है। 4 संयुक्त स्वर है। कौन कौन से? ए, आई, ओ और औ। तो इन चारों में तो ये नहीं आता। इसका मतलब ये कथन क्या है, गलत है। और हमारा उत्तर क्या है, दीर्घ ई वाला 4 नंबर उत्तर हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, आ जाएगी बात समझ में? तो करके देखें। आगे का प्रश्न उठाते हैं अपने। एक बार इस प्रश्न को हटा देते हैं ताकि जगह बन जाए थोड़ा लिखने के लिए। हमें जो प्रश्न करने हैं, आप देखो थोड़ा सा यहां से, निम्नांकित में महाप्राण पूछा था इसमें, महाप्राण वर्ण है। ठीक है, कट गया थोड़ा। अब कहा है कि निम्नांकित में महाप्राण वर्ण कौन सा है। ये भी 2018 में पूछा गया था वरिष्ठ अध्यापक। र है, ल है, व है, स है। तो ध्यान दें कि इसके अंदर र, ल और व ये अंतस्थ है। तीनों क्या है, अंतस्थ। यह र, ल, व अंतस्थ माने जाते हैं। और अंतस्थ जो व्यंजन है वो क्या है, हमारे अल्प प्राण है। तो उसके बाद में क्या बच गया, उत्तर स बच गया हमारा, क्योंकि ऊष्मीय ध्वनियां महाप्राण मानी गई है, चारों है। तो उत्तर क्या आएगा हमारा, 4 नंबर। आ जाएगी बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। एकता शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? आराम से करते हैं, थोड़ा जल्दी चल रहा हूं। एकता शब्द में कितनी ध्वनियां हैं?
अब इस ध्वनियों को ज्ञात करने का तरीका हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि जो दी गया शब्द है, जो शब्द दिया गया है, उसको टुकड़े कर लेते हैं। तो टुकड़े करेंगे हम किसके? एकता के। ए प्लस क प्लस ए प्लस त प्लस आ, ठीक है। 1 2 3 4 और 1 5 ध्वनियां है इसके अंदर। किसमें? एकता शब्द के अंदर। तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। सिर्फ ध्यान रखना, यदि किसी शब्द की अंतिम ध्वनि ए हो तो वो अलग से नहीं गिनी जाती है, वो वर्ण में ही गिनी जाती है। जैसे मान लो हम ये कह दें महादेव, ठीक है, हमने लिया था पहले। अब इसमें क्या है, तो इसको आप व प्लस ए करके अतिरिक्त मत गिनना, इसको एक ही गिनना है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपने। हमारा प्रश्न है नंबर 4। मुखाकृति के आधार पर ऐ स्वर है। क्या कहा? मुखाकृति के आधार पर ऐ जो स्वर है ना, वो क्या है? संवृत है, विवृत है। अब यहां लिख देंगे अपने अर्ध संवृत, ये हट गया यहां से। 4 पूछे उसने। मुखाकृति के आधार पर इस ऐ स्वर को आप क्या मानते हो? मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत। अब याद किए हुए हमने, नहीं किया हुआ तो मेरा जो प्रथम क्लास थी उसके अंदर आप उसमें देखना, मैंने डायग्राम बताया था, जो आप दोबारा बता रहा हूं मैं। इस डायग्राम के द्वारा आप आसानी से पता कर सकते हो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अपने को आसानी से बता दोगे कौन सा क्या है, ठीक है। तो डायग्राम दोबारा बनाते हैं एक बार। एक उल्टा चतुर्भुज बनाया हमने, ठीक है, फिर एक त्रिभुज बना दिया, फिर इस त्रिभुज को हमने क्या किया, 2 हिस्सों के अंदर बांट दिया, ठीक है। इतना हो जाएगा। सबसे ऊपर दीर्घ ई, दीर्घ उ, ये जो 2 किनारे किए हैं ए आई, यहां पर लिखिए ओ और औ। त्रिभुज के तीनों कॉर्नर पर ई, उ और ए, जो लास्ट यहां लिख दीजिए आ। ये आपके स्वर हो गए 10। री है वो आप यहां लिख सकते हो ऊपर की तरफ, मैं आपको बता दूंगा इसमें भी। ध्यान रखना, इस लाइन से ऊपर का जो हिस्सा है वो संवृत होता है। क्या होता है? संवृत स्वर, यानी ई उ संवृत माने जाते हैं। ए और ओ ये होते हैं अर्ध संवृत स्वर। उसके बाद में आई, औ और ए यहां तक ले लेना, ये 3 ये माने जाएंगे आपके अर्ध विवृत, और ये जो आ बच गया आपका, ये क्या माना जाएगा? विवृत स्वर। इस डायग्राम को आप यदि 2 3 बार 4 बार बना के देखोगे, बाद में दिमाग में सेट हो जाएगा कि वहां हमने ये लिखा था। मैं ये कह सकता हूँ ए आई इधर है, ओ औ इधर है, बट दीर्घ ई है, दीर्घ उ है, ई उ ए है, लास्ट में आ है। तो क्या है? ऊपर संवृत, असंवृत, अविवृत और विवृत। अपने आप को ही रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारा प्रश्न क्या था, आ जाते हैं। ऐ क्या है? संवृत, विवृत, अर्ध संवृत और अर्ध विवृत। तो देखिए ऐ कहाँ है? यहां पर है, तो ये क्या माना जाता है? अर्ध विवृत माना जाता है। आंसर क्या होगा हमारा? 4 नंबर। ये हमारा क्या है? इसका आंसर है। संवृत का मतलब होता है सिकुड़ना, मुंह बंद हो जाए, आगे की स्थिति, जीभ ऊपर जाकर तालु को स्पर्श कर देती है जहां पर। और विपरीत का मतलब होता है जीभ पूर्णतः नीचे चली जाती है, बैक जो हमारा गला है वो पूर्णतः खुल जाता है। तो ये है, आप प्रथम क्लास में आप देख सकते हो। उसके बाद प्रश्न नंबर क्या है? 5। सभी ऊष्म व्यंजन होते हैं। सभी ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? पहले तो देखो पता ये होना चाहिए कि ऊष्म व्यंजन होते कौन से हैं। यदि मन लगा के क्लास पढ़ी है हमने, तो ऊष्मीय व्यंजन श, स और है, ये ऊष्मीय व्यंजन है, ठीक है। घोष, अब ये पता होना चाहिए घोष कौन कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ, सभी स्वर और एक है, क्या होता है? घोष। इसने कहा है सभी ऊष्म व्यंजन होते हैं घोष। क्या सभी ऊष्म व्यंजन घोष है? क्या नहीं, सिर्फ एक है। इसका मतलब है ये हमारा उत्तर नहीं है। अघोष,
ए घोष भी नहीं होंगे क्योंकि 3 तो ए घोष है। अब ये नहीं है अकेला, ये भी इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। अल्पप्राण, अल्पप्राण कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अंतस्थ सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, जबकि ये चारों क्या है आपके महाप्राण, तो अल्पप्राण भी नहीं है। तो उत्तर क्या बच गया हमारे पास, महाप्राण। तो सभी ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ध्यान से करना प्रश्नों को, मैंने पहले भी कहा है शुरू में इस क्लास के, जब तक चारों प्रश्न ना पढ़ लें उत्तर पे नहीं जाना। तो हमने 3 निकाल दिए थे, ये अपना बच गया। हमें पता है कि महाप्राण चारों के चारों होते हैं। आ जाइए, निम्न में असुमेलित विकल्प कौन सा है? कौन सा विकल्प असुमेलित है, यानी गलत लिखा हुआ है? ये है श्रेय, श्री जिसे बोलेंगे, ये श दुई वाला ऊपर, ये री, श आधा है, श आधा है। हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो वर्ण ऊपर है वो हमेशा स्वर रहित होता है, जो पैर में लिखा जाता है या नीचे जो होता है वो हमेशा स्वर सहित होता है। तो ये कथन क्या है, सही है। हमारा उत्तर तो नहीं है ये। द और द पूरा स्वर सहित, ध आधा, तो ये क्या है कथन हमारा आंसर इसमें, क्योंकि इसने द को क्या कहा है, स्वर सहित कहा है, जबकि यहाँ द क्या है, स्वर रहित है। हलंत आना चाहिए था, इसने हलंत नहीं दिया। एक बार संभावित उत्तर ये है हमारा, छोड़ देते हैं इसको। ये है स्वर रहित, मैं पूरा, तो ये पैर में मैं है तो मैं पूरा है आधा है, तो ये भी कथन सही है, किंतु हमारा उत्तर नहीं। जय, जय ज्ञानी जिसे बोलते हैं, सही क्या है, जय। जय क्या है, यहाँ हलंत आएगा, जय आधा है, अय क्या है, पूरा है आपके, तो ये आपका उत्तर नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या है इसका, यहाँ पर यही होगा। ठीक है, तो उत्तर है ये आपका, ये भी नहीं होगा, वो नीचे तो हट गया था। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? गलत कौन सा लिखा है चारों में? 3 सही होंगे। हल का चिन्ह लगाने का अर्थ होता है व्यंजन में स्वर वर्णों का न होना। यानी क्या कहना चाहता है कि कोई भी मान लो व्यंजन है, उसके नीचे हमने हलंत लगा दिया, किसी भी व्यंजन के नीचे क्या लगा दिया, हलंत लगा दिया। जैसे मान लो ये क है, इसके नीचे हमने ये हलंत लगाया है, इसका मतलब क्या है, हल का चिन्ह लगाने का अर्थ होता है व्यंजन में स्वरों का न होना। अब सही है बात ये। अब इसका मतलब है इसमें क्या नहीं है, स्वर नहीं है, यदि हटाया इसका मतलब है इसमें क्या है, अस्वर है, तो इसको हटाकर ऐसे, तो ये कथन हमारा सही है। हमें ढूंढना क्या है, असत्य, तो ये हमारा उत्तर नहीं है। पंचमाक्षर को अनुनासिक भी कहा जाता है। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर कौन सा, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, उसे अनुनासिक कहते हैं क्या, कहते हैं कि नहीं कहते? नहीं कहते। पंचमाक्षर को नासिकीय ध्वनिय कहा जाता है, उसका सही नाम होगा अनुस्वार। क्या होगा, अनुस्वार, जिसका उच्चारण सिर्फ नाक के द्वारा होता है। तो ये एक बार संभावित उत्तर है हमारा। आगे बढ़ेंगे, चारों करने हैं अपने। पंचांग शब्द को इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, देखो यहां लिख रहा हूं मैं। अब क्या मैं इस पंचांग को ऐसे लिख सकता हूं क्या, जैसे आगे लिखा हुआ है ये, ऐसे लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं, क्योंकि हमने देखना है कि जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है वो किसी भी वर्ग का 5वां है। पढ़ा है हमने पहले कि जिस वर्ण पे अनुस्वार लगा है वो किसी भी वर्ग की 5वीं नासिकीय ध्वनि है कौन सी 5वीं, वो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उस लाइन का 5वां, यानी च की लाइन का 5वां आए, सही है। अब च पे अनुस्वार लगाया तो आगे बढ़ेंगे, ग वाली लाइन का 5वां नंग, तो इसका मतलब ये कथन क्या है, सही है। तो हमारा उत्तर ये भी नहीं है। र वर्ण को प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। जो र वर्ण है उसको प्रकंपित व्यंजन कहते हैं, सही है ये कथन।
रै वर्ण को क्या कहते हैं? प्रकंपित। इसका उच्चारण करते हैं तो मुंह में कंपन होता है। तो ये कथन भी क्या है? सही है। हमारा उत्तर नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या है? ये पंचमाक्षर को क्या कहा जाता है? अनुनासिक नहीं कहा जाता, अनुस्वार। तो ये हमारा उत्तर है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? किसी एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर को मिलाने से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। कोई मान लो मूल स्वर है, मूल स्वर कितने हैं? 4, ए, ई, उ और री। अब ये कहता है कि उसी मूल स्वर को मिलाएंगे। ए के अंदर हम क्या मिला देंगे? ए। तो क्या बन जाएगा? आ। क्या वो दीर्घ स्वर बनेगा? क्या सही है ये कथन? वो दीर्घ स्वर ही बनेगा। हमें ढूंढना है सत्य कथन कौन सा है। तो हमारा आंसर एक बार ये है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे, हिंदी में 5 मूल स्वर हैं। हिंदी में 5 मूल स्वर है। तो ये कथन क्या है? गलत है। हमने अभी देखा है हिंदी में 1, 2, 3 और 1 4 ही मूल स्वर है। तो ये कथन क्या है? गलत है। सभी स्वर सघोष महाप्राण होते हैं। कथन सही है या गलत? ये कथन गलत है। क्यों गलत है? कि सभी जो स्वर है सघोष को होते हैं। स्वरों को क्या माना गया है? सघोष। किंतु उन्हें अल्प प्राण माना गया है, ना कि महाप्राण। तो ये बात यहाँ गलत हो गई। तो कथन भी क्या हो जाएगा? गलत। अनुस्वार के उच्चारण में श्वास वायु मुख व नाक दोनों से बाहर निकलती है। श्वास वायु नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलते हैं अनुस्वार में। कथन सही है गलत? कथन गलत है। यदि नाक और मुंह दोनों से हवा बाहर निकले तो उसे अनुनासिक कहते हैं। ध्यान से देना थोड़ा सा। एक होता है अनुस्वार, एक होता है अनुनासिक। अनुस्वार प्रत्येक वर्ग का 5वां होता है और नाक से हवा बाहर आती है। अनुनासिक ये ध्वनि नाक और मुंह दोनों से हवा बाहर निकलती है और उसका चिन्ह हम क्या रखते हैं? चंद्र बिंदु। क्या रखते हैं? चंद्र बिंदु रखते हैं उसका। इसे कहते हैं अनुनासिक। और अकेला बिंदी लगा देते हैं, वो क्या होता है? अनुस्वार। तो ये कथन भी क्या है आपका? गलत। उत्तर क्या है हमारा फिर? नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा स्वर हरिश्व है, अग्र भी है और संवृत है? 3 प्रश्न किए यहाँ, ध्यान दें। निम्न में से कौन सा स्वर हरिश्व, अग्र, संवृत है? हरिश्व कौन से थे? अभी लिखा ए, ई, उ और री। कौन कौन सा है हमारा उत्तर यहाँ पर? ए आएगा यहाँ, ए, ई, ए और उ। तो इसका मतलब है इसको बाहर निकाल देगा। ये हमारा उत्तर नहीं है क्योंकि इसने कहा है हरिश्व, अग्र और संवृत। तो ये आपका कौन सा है? दीर्घ स्वर है आपका। ठीक है। 3 आ गए, ए, ई और उ। उसके बाद वो कहता है अग्र स्वर। क्या कहा है उसने? अग्र स्वर। डायग्राम पे आ जाओ यहाँ। इस डायग्राम को बांट दीजिए ऐसे। ये हो जाएगा अग्र स्वर, ये हो जाएगा मध्य और ये हो जाएगा पश्च। ठीक है। अग्र में कौन से आएंगे? ई, ई, ए, आई। कौन सा आएगा? ई, ई, ए और आई। इसने कहा है अग्र होना चाहिए, तो अग्र कौन सा है? ये। ए कौन सा आ जाएगा? मध्य। ठीक है। उ कौन सा आ जाएगा हमारा? पश्च। तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? ये ईश्वर। तो इसका आंसर क्या है? ई। ठीक है। लास्ट प्रश्न ले, निम्न में से ए स्वर की सही संज्ञा क्या है? निम्न में से ए जो स्वर है उसकी सही संज्ञा क्या है? ए क्या है? हरिश्व है। क्या हरिश्व है? ए नहीं है। आंसर गलत। अग्र, क्या ए अग्र है? क्या ध्यान दें, देखो ये रहा, ए अग्र है। ठीक है। उत्तर एक बार तो ये आ गया। वृत्ताकार, वृत्ताकार कौन से होते हैं? औष्ठ की गोलाई के आधार पर उ, ऊ, ओ, औ। ये नहीं है। ठीक है। अर्ध विवृत, अर्ध विवृत में कौन से आते हैं? ये रहा हमारा डायग्राम, अभी दिखा हमने, आई और औ और ए, जबकि ये भी नहीं है। उत्तर कौन सा है हमारा? हरिश्व,
नहीं है। इसके बाद आंसर क्या बच गया, अग्र स्वर। ये हमारा है किसकी, ए स्वर की सही संज्ञा क्या है, अग्र है। ये ना तो ये हर्षु है, ना ये वृत्ताकार है, ना ये अर्ध विवृत है। ये थे हमारे कुल 10 प्रश्न। एक बार इतना ध्यान दें, प्रश्न करने का सही जो तरीका है वो यही है, प्रश्न पढ़ो, उसने कहा है पूछा है या नहीं कहा है, पहले तो ये। फिर जब तक चारों प्रश्न आप नहीं पढ़ लेते हो, उसके 4 जो ऑप्शन है वो आप क्लियर नहीं कर देते हो, तब तक उत्तर तक मत पहुंचो, क्योंकि कई बार लापरवाही होती है, वो खराब कर देती है बहुत बार। क्योंकि पेपर में जब आप बैठे हो तो कोई बताने वाला वहां नहीं होता है कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, एक बात मेरी हमेशा ध्यान रख लेना, जब तक 4 उत्तर पे नहीं पहुंचे तो उत्तर करने की कोशिश मत करना। अब एक बात मैं आपको बताता हूं कि कई बार मुझसे दोबारा पूछा गया कि प्रश्न में आ जाए कि वर्णों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखें कि 11 तो स्वर, स्वर कितने 11, व्यंजन कितने 33, टोटल 44। प्रश्न यहीं तक आता है, मैं दोबारा कहता हूं, आज तक कोई ऐसा प्रश्न नहीं आया कि व्यवहारिक रूप में कितने हैं, या ऑप्शन में कोई 56, 52, 54 ये दिया हो तो क्या आएगा। आज मैं ये क्लियर कर देता हूं कि यदि जो एनसीईआरटी की बुक वगैरह दी हुई है उसमें जो ऑप्शन 56 दिया हुआ है, तो यदि आ जाए 44 ऑप्शन नहीं हो, यदि उसमें 56 दिया हुआ हो, वर्णों की संख्या पूछी हुई, तो वो आप 56 क्लियर कर देना। कौन कौन से है वो आपको बता देता हूँ। 44 तो ये है क्लियर आपके, स्वर क्या है 11, व्यंजन क्या है 33, कैसे लेकर मैं तक सभी वर्गीय व्यंजन 25, 4 ऊष्मीय, यह आपके शह है, 4 अंतस्थ यह है, टोटल 33। ठीक है, उसके बाद में इसने क्या लिया है, संयुक्त स्वर। ध्यान दे लेना थोड़ा सा, संयुक्त स्वर कितने हैं 4। कौन कौन से, श, त्र, ज और श्र। ठीक है, उसके बाद में वो कहता है उत्क्षिप्त 2 ले लिए। कौन से उत्क्षिप्त, बहुत महत्वपूर्ण था ये, अड और अड, अड और अड। ठीक है, उसके बाद में इसने 2 अयोगवा ध्वनि, अयोगवा ध्वनि कितनी 2। ठीक है, कौन कौन सी अयोगवा ध्वनि थी, अंग और अ। टोटल कितनी हो जाएंगी 44 और 4 48, 2 52 और 2 54, 4 4 8 10 और 2 12, 52 हो जाएंगे, सॉरी। ठीक है, 52 तो ये हो गई। उसके बाद एनसीईआरटी की जो बुक है वो 3 विदेशी ध्वनियां, कौन कौन सी 3, अरबी फारसी की ले ले आप, कितनी 3, फ, ज, फ, ये लेता है। ठीक है, उसके बाद में एक अंग्रेजी की ध्वनि लेता है। कौन सी ध्वनि है अंग्रेजी की, एक ऑ, ऑफिस, नॉलेज, कॉलेज, इस प्रकार की ध्वनि। तो टोटल कितने हो जाएंगे 52 और 3 54, 52 और 3 55, 55 और 1 56। एनसीईआरटी की बुक के अनुसार कुल ध्वनियां 56 मानेगी। ऑप्शन यदि आ जाता है तो आप ध्यान रखना, वहां 56 कर देना। प्रश्न यहीं तक आता है, ऑप्शन में यदि 44 नहीं है तो कितनी मानेंगे 56। तो आज तक के लिए ये वर्णमाला का टॉपिक, वर्णमाला के प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो शब्दकोश के लिए होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप क्या देख रहे, मैं बड़ी